नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आपके लिए मैं लेकर आई हूं इस कक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भाग 2 कौन से चैप्टर का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। उम्मीद करती हूं बहुत ही तैयारी जोर शोर से करके आए होंगे आप लोग और बहुत ही उत्सुक होंगे इन सवालों को करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ में। द इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट बाय। सबसे पहला स्टेप मिल्क के डाइजेशन में कौन कैरी आउट करता है, मतलब प्रोटीन डाइजेशन कौन करता है, क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा। याद करो किसमें पूछा है, ये ह्यूमन में पूछा है और ह्यूमन में पूछा है तो मतलब क्या हुआ, अडल्ट में पूछा है, इन्फेंट मेंशन नहीं किया है तो हम इसको क्या मानेंगे, अडल्ट ही मानेंगे। ठीक है, अब अडल्ट में सबसे पहले क्या हमारे को मिलेगा या दूध सबसे पहले कहाँ जाएगा, हमारे पेट में जाएगा। ठीक है, पेट में जाने के बाद में हमारे को इनमें से कौन सा एंजाइम मिलेगा, अडल्ट में। अगर इन्फेंट बोलते तो हमारे को रेनिन मिलता, लेकिन अडल्ट में हमारे को क्या मिलेगा, पेप्सिन मिलेगा। तो सबसे पहला एक्शन किसका होगा, पेप्सिन का होगा। सो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डी है, क्योंकि पेप्सिन क्या करेगा, जो मिल्क के प्रोटीन्स होंगे, जो क्या होंगे, मिल्क के जो प्रोटीन्स होंगे, अडल्ट्स में इन प्रोटीन्स को कौन डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग डाइट, 5 ग्राम रॉ शुगर। ठीक है, 5 ग्राम की तो क्या खाई उसने, चीनी खाई, रॉ शुगर खाई। ठीक है, फिर क्या खाया उसने, 4 ग्राम एल्ब्यूमिन खाया। एल्ब्यूमिन क्या होता है, एल्ब्यूमिन एक तरीके का प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है, राइट। रॉ शुगर क्या हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, राइट। 10 ग्राम प्योर बफेलो घी, घी क्या है, फैट हो गए, लिपिड हो गया। तो 10 ग्राम उसने क्या खाया, बफेलो का घी खाया, एंड विच वॉज अडल्ट्रेटेड विथ 2 ग्राम वेजिटेबल घी, और इसमें 2 ग्राम क्या था, वेजिटेबल घी था। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, फैट्स हो गए। वेजिटेबल घी और बफेलो घी क्या हो गए, फैट्स हो गए, राइट। तो ये हो गया टोटल, हमने फैट खाया 12 ग्राम। उसके बाद 5 ग्राम लिग्निन खाया, तो लिग्निन तो क्या हो गया, लिग्निन इज रफेज, प्लांट मटेरियल है ये किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं देगा, ये एक तरीके का फाइबर होगा हमारे बॉडी में। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4 ग्राम प्रोटीन और 12 ग्राम हमारा लिपिड। तो यहाँ पे एक नई स्लाइड लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे, 5 ग्राम हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लिख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितना खाया, 5 ग्राम खाया। फिर प्रोटीन कितना खाया, क्या खाया, प्रोटीन कितना खाया, 4 ग्राम खाया, और फैट कितना खाया, 12 ग्राम खाया। ठीक है, अब इनकी फिजियोलॉजिक क्या देखेंगे हम, कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे। जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट को खाने से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाने से कितनी फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू आती है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। कितनी आती है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, कितनी आएगी, 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन का 1 ग्राम खाने से हमारे पास में कितनी एनर्जी आएगी, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। पर ग्राम मतलब 1 ग्राम प्रोटीन खाने से 4 किलो कैलोरीज हमारे को मिलती हैं, राइट। फैट्स खाने के बाद में हमारे को क्या मिल रही है, हमने कितना फैट खाया है, 12 ग्राम खाया है, लेकिन 1 ग्राम फैट को खाने से कितनी फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू आती है, 9 आती है, 9 किलो कैलोरी। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी कैलोरीज ही इज लाइकली टू गेट। ये पूछ रहे हैं कि कितनी कैलोरीज मिली इस पूरे खाने को खाने से। तो क्या होगा, ये सब तो 1-1 ग्राम है, इसने 5 ग्राम खाना खाया है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 4 कितना हो गया, 20 किलो कैलोरी। कितना हो गया, 20 किलो कैलोरी।
4 गुणा 4 कितना हो गया, 4 गुणा 4 16 किलो कैलोरीज मिली। क्या खाने से, एल्ब्यूमिन खाने से। 12 को करेंगे 9 से गुणा, किसको करेंगे, 12 को करेंगे 9 से गुणा, तो क्या आएगा 108 किलो कैलोरी। टोटल कितना हो गया, 8 6 14, एक यहाँ पे लगा, 2 1 3 1 4 और यहाँ पे 144 किलो कैलोरीज हमारे को कुल मिली ये सब खाने से। ठीक है, ऑप्शन में देखें 126 गलत, 164 गलत, 112 गलत और 144 ये है हमारा 144 किलो कैलोरीज हमारे को मिली हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी। आगे बढ़े, राइट। सो आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फॉर सम रीजन आर गॉबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल, गॉबलेट सेल्स बोल रहे हैं खराब हो गए या काम नहीं कर रहे, मतलब क्या सिक्रीट नहीं होएगा, म्यूकस सिक्रीट नहीं होएगा। म्यूकस सिक्रीट नहीं होएगा तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या होएगी, डैमेज होएगी। क्या होएगी, डैमेज होएगी, क्योंकि क्या होएगा, खाना अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो घर्षण है, फ्रिक्शन है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, तो एडवर्सली अफेक्ट कौन होएगी, दिस विल एडवर्सली अफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन। क्या सोमैटोस्टैटिन का प्रोडक्शन रुकेगा, कोई मतलब ही नहीं है। सिक्रीशन ऑफ सीबम, क्या सीबेशियस ग्लैंड से सीबम का सिक्रीशन रुकेगा, कोई मतलब नहीं है। स्पर्म्स का मैच्योरेशन रुकेगा, कतई नहीं। स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जो हमारा खाना है वो स्मूथली इंटेस्टाइन में मूव नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ, हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे देखते हैं। Which one of the following pairs of food components in human reaches the stomach totally undigested? कौन सा ऐसा यहाँ पे पेयर है खाने का जो मुंह में डाइजेस्ट नहीं होता और पेट में बिना डाइजेस्ट हुआ पहुंचता है? क्या होता है, मुंह में क्या क्या डाइजेस्ट नहीं हो सकता, एक तो फैट डाइजेस्ट नहीं हो सकता, दूसरा रफेज डाइजेस्ट नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का क्या होगा, रफेज, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, सेल्यूलोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, या फिर जो लिग्निन है, ऐसी कुछ भी चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी। तो ऑप्शंस चूज करें। स्टार्च मुंह में ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि मुंह में क्या है, सलाइवरी अमाइलेज है। फैट एंड सेल्यूलोज, ये ऑप्शन काफी अच्छा लग रहा है, पसंद आया मुझे। स्टार्च अमाइलेज से ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट, क्योंकि माउथ में क्या है, अमाइलेज है। प्रोटीन एंड स्टार्च, फिर से यहाँ पे स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शंस तो बाहर हो गए। एक कौन सा ऑप्शन सही लगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे को क्या ढूंढना है यहाँ पे, पेयर ढूंढना है। पेयर मतलब जोड़ा ढूंढना है जिसमें दोनों ऑप्शन सही हो, और वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, जहां फैट एंड सेल्यूलोज है। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों तरफ आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में रिस्पेक्टिवली ऑप्शंस दिए गए हैं, एक दूसरे से मिला के उनको सही जोड़े में रखना है और आगे सीक्वेंस चेक करनी है। करें, शुरू करते हैं। तो जो रेनिन है वो किसको डाइजेस्ट करेगा बच्चों में, मिल्क के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। देखें, विटामिन B12 से कोई लेना देना नहीं है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से लेना देना नहीं है, मिल्क प्रोटीन्स। सो ए का सही ऑप्शन यहाँ पर क्या भिड़ा, 3, राइट। इंटेरोकाइनेज किसको एक्टिवेट करता है, इंटेस्टिनल जूसेस में होता है, और ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। देखें यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन है, विटामिन B12, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ट्रिप्सिनोजन। चौथा ऑप्शन ले गया बी। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, HCl एंड विटामिन B12। पहला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। फ्रक्टोज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ आ गया ऑप्शन 2। ए का है 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। 3 4 1 2, आइए ढूंढते हैं। 3 4 2 आ गया यहाँ पे, ये गलत हो गया।
ये पहले ही गलत हो गया, ए का 4 है ही नहीं, 3 है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन डी है। आगे बढ़े, चलो बहुत ही मजा आ रहा है हमें। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स। म्यूकोसा सेल्स फ्रक्टोज को एब्जॉर्ब करती हैं ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। फ्रक्टोज अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, कैसे एब्जॉर्ब होता है भैया, जल्दी बता दो बिना ऑप्शन देखे। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कैसे होता है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से होता है। और ये ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? जल्दीबाजी में हड़बड़ी हो गई, और हड़बड़ी के साथ क्या हो गई? गड़बड़ी। सो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किससे होता है? एक कैरियर से होता है। किससे होता है? कैरियर से होता है। फ्रक्टोज के लिए कैरियर बैठा है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करने वाला। सो सही ऑप्शन क्या है? बी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो 2 का होता है, जो कि है हमारे महाराज ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता है और को ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता है फ्रक्टोज का। ठीक है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सही ऑप्शन है हमारा, मतलब बी यहां पर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। कैरियर आयंस लाइक सोडियम। सोडियम 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 सुनते ही तो आ गया भैया, किसका हाथ पकड़ के जाता है? सोडियम। ग्लूकोज किसका हाथ पकड़ के जाता था? सोडियम का। और साथ ही में और कौन थे ग्लूकोज के साथ में? अमाइनो एसिड्स भी ऐसे ही नखराले थे, बोलते थे कि हम तो सोडियम का ही हाथ पकड़ के जाएंगे। ये दोनों ही थे जो सोडियम का हाथ पकड़ के जाते थे। और फैसिलिटेट करता था सोडियम एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। किन किन का करता था? मैंने आपको कहा था कि आप जो ग्लूकोज पाउडर पीते हो उसमें सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता, साथ में थोड़ा सा नमक भी होता है। नमक क्या होगा? NaCl का होता है, जिसमें से Na आयंस निकलेंगे और वही ग्लूकोज को आपको ब्लड में लेकर जाएगा। देखो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज का ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ही यही रहता है। ग्लूकोज एंड फैटी एसिड ना जी, फैटी एसिड्स का ट्रांसपोर्ट ऐसे नहीं होता है। फैटी एसिड्स फिर यहाँ पे आ गया, ये भी गलत, ये भी गलत। ग्लिसरॉल भी ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। फ्रक्टोज तो क्या हुआ? फ्रक्टोज क्या होता है? क्या फ्रक्टोज को सोडियम चाहिए होता है? ये तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, गलत हो गया। तो क्या होगा? अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ए। आगे बढ़ते हैं। A young infant may be feeding entirely on mother's milk. मदर के मिल्क पे राइट फीड करता है, जो कि क्या होता है? वाइट कलर में होता है। बट द स्टूल विच द इन्फेंट पासेस आउट इज क्वाइट येलोइश। जो मल है बच्चे का वो कौन से रंग का होता है? पीला होता है। ठीक है भाई, वॉट इज दिस येलो कलर ड्यू टू? ये पीला रंग किसकी वजह से आया? याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्या होता है? बिलीरुबिन होता है और बिलीवर्डिन होता है। जब वो टूटते हैं तो क्या बनाते हैं? किसको रंग देते हैं? आपके मल और मूत्र को रंग देते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होगा? आपके मल और मूत्र का रंग पीला होगा। ठीक है, तो क्या हमने पढ़े? बाइल पिगमेंट्स पढ़े थे, जिनकी वजह से क्या होगा? रंग पीला होगा। किसका? हमारे मल का और मूत्र का। सो ऑप्शन देखिए, बाइल पिगमेंट पास थ्रू बाइल जूस सही ऑप्शन है। आगे भी देख लेते हैं। अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन कैसीन, गलत। पैनक्रियाटिक जूस पोर्ड इन डुओडेनम, कोई मतलब ही नहीं है। इंटेस्टिनल जूस, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे तो काम ही सारा किसका है? बाइल सॉल्ट्स का है। किसका है? बाइल सॉल्ट्स का है, बाइल पिगमेंट्स का है। सो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। स्टेरिकोबिलिनोजन पढ़ा था हमने, क्या? स्टेरिकोबिलिनोजन पढ़ा था, जो हमारे किसको गंध भी देता था और रंग भी देता था, मल और मूत्र को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, epithelial cells of intestine involved in food absorption have on their surface, उनके सरफेस पे क्या होता है? सोच के बताओ क्या होता है? माइक्रोविलाई होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो ऑप्शन है माइक्रोविलाई का, पिनोसिटिक वेसल्स, ये वेसिकल्स, ये तो नहीं होएगा। माइक्रोविलाई बिल्कुल सही, यही ऑप्शन है माइक्रोविलाई। सेलेक्ट कर लो और लिख दो यहाँ पे सही ऑप्शन बी।
जाइमोजन ग्रैन्यूल्स से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। फैगोसिटिक वेसिकल्स हमारे फॉरेन मैटर को खाती है या बैक्टीरिया को खाती है, ये दोनों ही एब्जॉर्प्शन में काम नहीं करती हैं। रॉन्ग, रॉन्ग ऑन रॉन्ग। सही क्या है हमारा? माइक्रोविलाई है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, बहुत ज़्यादा आपने हड़ताल कर ली, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मम्मी रोज़ घिया की सब्जी बना देती है, या फिर मेरे को वो वाला खिलौना ला के दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या कर लिया आप? अनशन पे बैठ गए, आपने व्रत रख लिए, उपवास कर लिए। In what sequence are the following organic compounds used up by the body? आपके शरीर में किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसे टाइम के लिए आपका शरीर क्या करता है? कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके रखता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप नखरे करते हो और खाना नहीं खाते हो काफ़ी लंबे समय तक, मतलब जो लोग हड़ताल करते हैं, अनशन पे बैठते हैं, तो उनके शरीर में एनर्जी कैसे आती है? क्या चीज़ होती है जो सबसे पहले टूटती है एनर्जी के लिए? तो सबसे पहले क्या टूटता है हमारी बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं। क्या टूटते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से हमारे को ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज हमारा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। उसके बाद जिससे ग्लूकोज बनता है तोड़ के, वो है हमारे फैट्स, क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी आसान होता है, ये आसानी से ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में घुस जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में पहले टूटेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फिर टूटेंगे फैट्स, और फिर टूटेंगे प्रोटीन्स। तब भी अगर आप नहीं माने और खाना नहीं खाया तो लास्ट में क्या टूटेगा? आपका प्रोटीन टूटने लग जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? इस सीक्वेंस का जिस ऑप्शन के साथ मिलान होगा वही सही ऑप्शन होएगा। पहले कार्बोहाइड्रेट्स टूटे, बिल्कुल ठीक है, फिर फैट्स टूटे, ये भी बिल्कुल ठीक है, एंड लास्ट में प्रोटीन्स टूटे, ये भी बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन अभी हम रख लेते हैं जेब में। फर्स्ट फैट्स गलत, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन्स, अरे बिल्कुल गलत। फर्स्ट प्रोटीन्स, ये तो बिल्कुल ही गलत, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। सही ऑप्शन कौन सा हमें मिला यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एंजाइटी, घबराहट हो रही है आपको, ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू, घबराहट भी हो रही है और आपने तीखा खाना भी खाया है, इससे आपको क्या हो सकता है? आपको इनडाइजेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? इनडाइजेशन हो सकता है। आपको क्या हो सकता है? ऐसा लगेगा जैसे आपका पेट भरा भरा है, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी, ऐसा लगेगा आपको पेट भरा भरा सा है। जब क्या होगा? आपका एग्जाम होता है या किसी तरीके की आपको टेंशन होती है, भाई अभी तक मैसेज नहीं आया सामने वाले का, क्या बात हो गई, कहीं वो उसने ब्रेकअप तो नहीं कर लिया? तो ऐसे टाइम में आपको क्या लगता है? एंजाइटी होती है। और कई बार लोग क्या खा लेते हैं? स्पाइसी फूड भी खा लेते हैं, वो देखा है ना, तीखी मिर्ची। तो क्या होगा ऐसे में? इनडाइजेशन होगा। तो ये इनडाइजेशन, अपच हो जाता है आपको। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? ए है सही ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल, जॉन्डिस इज डिसऑर्डर ऑफ, जॉन्डिस हमने कहाँ पढ़ा था? क्या पढ़ा था कि जो हमारी सिस्टिक ग्लैंड है उसमें पत्थर फंसने की वजह से, स्टोन्स बनने की वजह से क्या होगा? जो हमारे बाइल सॉल्ट्स हैं या जो बाइल जूस हैं वो आगे नहीं जा पाते, वहीं ठहर के रह जाते हैं या वहीं अटक जाते हैं। तो उनका काम तो क्या है? आगे जाके उनमें जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो फैट का इमल्सिफिकेशन करेंगे, लेकिन वो आगे नहीं जा पाते। अब क्योंकि वो आगे नहीं जा पाते हैं और वहीं ट्यूब में अटके रह जाते हैं, तो इससे क्या होता है? चारों तरफ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उस बाइल सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और आपको खून में क्या आने लगता है? पीला रंग दिखने लगता है। तो आपकी चमड़ी, आपके नाखून, आंखें सब पीले पीले नजर आने लगते हैं। ये क्या होता है? पीलिया होता है। तो जॉन्डिस किसका डिसऑर्डर है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है? नहीं। स्किन एंड आईज का डिसऑर्डर है? नहीं। वो तो पीले हो जाते हैं क्योंकि खून में क्या आ जाता है? बाइल आ जाता है। और बाइल क्यों आने लगता है?
क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो क्या है, गॉल ब्लैडर है, उसमें जो सिस्टिक डक्ट है वहां पे क्या अटक गए हैं, पत्थर फंस गए हैं। तो किसका डिसऑर्डर हुआ ये, डाइजेस्टिव सिस्टम का, राइट। तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी है, ठीक है। व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड, माता ने स्तनपान कराने के बजाय बच्चे को कम पोषण वाला खाना दिया जो कि प्रोटीन्स में और कैलोरीज में, एनर्जी में कम है। इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से कम के बच्चों में क्या होएगा, आर लाइकली टू सफर फ्रॉम रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स नहीं होएगा। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन बच्चों में जो 1 साल से छोटे हैं उनमें नहीं होएगा। पेलाग्रा किसकी वजह से होता है, कमी की वजह से होता है, निकोटिनामाइड की कमी की वजह से होता है। तो पेलाग्रा भी नहीं होएगा, क्या होएगा, मेरास्मस। क्या होएगा, मेरास्मस। प्रोटीन एंड एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की वजह से 1 साल से कम बच्चों में क्या होएगा, मेरास्मस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जिसका है Which one of the following is a fat soluble vitamin? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ, DAKE, ये सारे क्या हैं, विटामिन्स है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन ई, ये क्या है, सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। इन सब के अलावा क्या है, वाटर सॉल्युबल है। अब इन चारों में से हमें देखना है सबसे पहले विटामिन कौन सा है जो फैट सॉल्युबल है। चलो देखते हैं, DAKE में से कौन सा है। रेटिनॉल कौन सा विटामिन है, रेटिनॉल है विटामिन ए। तो एक तो हम इस ऑप्शन को देखेंगे। कोबालअमीन, साइनोकोबालअमीन कौन सा है, विटामिन B12, बी तो आया ही नहीं यहाँ पे, तो इसको तो बाहर निकाल दो। कैल्सीफेरॉल इज विटामिन डी, राइट, तो इसको भी हम देखेंगे। एंड एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी, तो ये तो फैट सॉल्युबल नहीं है, इसको ऑप्शन से बाहर निकाल दो, क्योंकि हमारे को किस पे ध्यान देना है, फैट सॉल्युबल पे। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये कहता है कि एंड इट्स रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज। अब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में जो दोनों विटामिन्स हैं उनकी बीमारियां उनके सामने दी गई हैं, उनमें से जो सही मिला हुआ है उसको चूज करना है। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए है, ये किससे हमारे को मिलता है, कैरेट से मिलता है, पपाया से मिलता है। मैंने आपको बताया था ये रिच सोर्सेज होते हैं, प्लांट डाइट में होता है। विटामिन ए खाने से क्या होता है, हमारे को हमारी जो रेटिना होती है आंख में, उसके लिए पिगमेंट्स बनते हैं जिनको बोलते हैं रेटिनल पिगमेंट्स। अब अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो वो रेटिनल पिगमेंट्स नहीं बनते हैं, और जो हमारी रेटिना है वो सूखने लगती है, ड्राई होने लगती है और मोटी होने लगती है, थिक होने लगती है। इस बीमारी को क्या बोला जाता है, ज़ीरोफ्थेल्मिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ज़ीरोफ्थेल्मिया बोला जाता है। और विटामिन ए की कमी से और क्या हो सकता है, हमारे को नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। क्या हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही मिला हुआ है। ज़ीरोफ्थेल्मिया आप याद रखेंगे बीमारी कि रेटिना का ड्राई होना और मोटा होना क्या है, ज़ीरोफ्थेल्मिया। दिस इज करेक्ट। आगे वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, पर यहाँ पर लिखा क्या है, पिलाग्रा, जो कि निकोटिनामाइड की कमी से होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो बी, सी और डी तीनों ऑप्शन गलत हो गए, बचा कौन सा, ए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए, रेटिनॉल, दैट इज विटामिन ए की कमी से, डेफिशिएंसी से क्या होता है, ज़ीरोफ्थेल्मिया। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अनीमिया शोज लार्ज, immature,
न्यूक्लिएटेड इरेथ्रोसाइट्स विदाउट हीमोग्लोबिन। अब एक इंसान का खून लिया गया जिसको बोला गया है कि उसको खून की कमी हो रही है, उसका जो क्या है आरबीसी है वो काफी बड़ा है। क्या है जो आरबीसी है, शोज लार्ज इमेच्योर, मेच्योर नहीं हुए, और आरबीसी में क्या है न्यूक्लियस है, राइट, और उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। तो सप्लीमेंटिंग हिज डाइट विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू एलिविएट हिज सिम्टम्स, इनमें से कौन सा आप उनको डाइट में विटामिन देंगे जो कि उनके आरबीसीज को ठीक बनाएगा, मैच्योर करेगा और उनमें न्यूक्लियस हटाएगा। याद करो हमने एक पढ़ा था कि इरेथ्रोपोइसिस में कौन से सेल्स इनडायरेक्टली मदद करते हैं, कौन से करते थे पेराइटल सेल्स, कौन से करते थे पेराइटल सेल्स करते थे, और ये पेराइटल सेल्स क्या बनाते थे विटामिन B12 बनाते थे। क्या बनाते थे विटामिन B12 बनाते थे। अब विटामिन B12 क्या आयरन से बनता है? नहीं। क्या थायमीन से बनता है? विटामिन B1 से बनता है? नहीं। साइनोकोबालामीन, ये क्या है साइनोकोबालामीन B12 से बनता है, और साथ ही में फॉलिक एसिड की भी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? फॉलिक एसिड की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम किसको चूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को। राइबोफ्लाविन से हमारा न्यूक्लियस या मैच्योरिटी नहीं आएगी आरबीसी में, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो क्या देना होगा हमारे को ऐसे इंसान को जिसमें अनीमिया हो रहा है, उसके आरबीसीज बड़े हैं, इमेच्योर है, न्यूक्लियस वाले हैं और उनमें हीमोग्लोबिन भी नहीं है, तो ऐसे इंसान को हमारे को फॉलिक एसिड देना होगा और साइनोकोबालामीन देना होगा, मतलब विटामिन B12 देना होगा, ठीक है। समझ आ गई इतनी सी बात? आगे बढ़ते हैं। अ पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, मीट ज़्यादा खाना है, दालें, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग्स। ये सब किसमें रिच है? प्रोटीन्स में रिच है। ये सब क्या है? रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सो ओनली व्हेन ही सफर्स फ्रॉम, ऐसा पेशेंट किससे सफर कर रहा होगा? जिसको प्रोटीन रिच डाइट बोला है। स्कर्वी तो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। गलत। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। किसमें होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। तो ऐसे इंसान को क्या हो रहा होगा? प्रोटीन की क्वाशियोरकर हो रहा होगा। रिकेट्स तो किससे होगा? विटामिन डी की कमी से होगा। अनीमिया बहुत सारी चीज़ों की कमी से हो सकता है। तो यहाँ पे तो प्रोटीन रिच डाइट बोली है, तो मतलब उसमें प्रोटीन की कमी है, और प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोरकर होता है। सही ऑप्शन यहाँ क्या है? ऑप्शन बी है, राइट। रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 आर, क्या खाने से आपको विटामिन B12 मिलेगा? ये आपको याद करना है। गोट्स लिवर एंड स्पिरुलिना, ये खाने से आपका विटामिन B12 का लेवल बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे देखो। Which one of the following pairs is not correctly matched? यहाँ पे क्या लिखा है? सही से मैच नहीं हुआ है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। कौन सा है देखते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन की कमी से, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? पर्नीशियस अनीमिया होता है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे विटामिन B6 की कमी से कन्वर्जन्स आ सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन B1 थायमीन होता है, इसकी कमी से बेरी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? हमने पढ़ा था कि कोई स्पेसिफिक डिसीजेस नहीं होते हैं, लेकिन उसमें सोर आई, सोर थ्रोट और लिप्स के कॉर्नर्स में कट लग सकते हैं,
और यहाँ पे क्या लिखा है, पेलाग्रा। पेलाग्रा तो किसकी कमी से होता है, निकोटिनामाइड की कमी से होता है। क्या किसकी कमी से होता है, निकोटिनामाइड की कमी से होता है, नियासिन की कमी से, जो कि क्या होता है, विटामिन B3 होता है। तो ये यहाँ पे गलत मार्क हुआ है और हमारे को क्या ढूंढना है, गलत ही ढूंढना है, नॉट करेक्ट ढूंढना है। क्या ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से क्या है, नॉट करेक्टली मैच्ड है, राइट। अब यहाँ पे आप एक क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस ऑप्शन को कर लेंगे विटामिन B3, ठीक है, इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, विटामिन B3 कर लेंगे, राइट। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। चलिए, ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होती है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा, नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा, बिल्कुल सही है। नॉट करेक्ट ढूंढना है, विटामिन B12 की कमी से भी पीछे पड़ा, पर्नीशियस अनीमिया होता है, ये भी सही है। विटामिन B6 की कमी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी तो विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है, ये ऑप्शन गलत है और नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन क्या हुआ, डी हुआ, राइट। Stool of a person is whitish gray colored due to malfunction of which of the following organ। हमारे मल मूत्र का रंग किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है। और बाइल पिगमेंट्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस बंदे का, इस आदमी का जो मल है वो किस कलर में है, वाइटिश ग्रे कलर में है। तो बाइल पिगमेंट्स कौन बनाता है, कौन बनाता है, लिवर बनाता है। तो कौन सा ऑर्गन, कौन सा अंग इस आदमी में सही से काम नहीं कर रहा है, लिवर काम नहीं कर रहा है, इसलिए बाइल पिगमेंट्स नहीं बन रहे और इसलिए उसके मल का रंग सफेद है, ठीक है। तो ढूंढते हैं लिवर, पैनक्रियाज नहीं, स्प्लीन नहीं, किडनी नहीं, लिवर। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है। कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, खून बहे ही जा रहा है एक घाव में से, फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अपने शरीर में किसकी कमी से, किसकी कमी से, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है, विटामिन के की कमी से। क्योंकि विटामिन के क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, क्या करता है, लिवर में प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी होगी, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो खून बहता ही जाएगा, राइट। तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, विटामिन के, दैट इज ऑप्शन सी, राइट। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, सही मैच हुआ है। देखते हैं, विटामिन ई क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। विटामिन डी क्या होता है, राइबोफ्लेविन नहीं, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है नहीं, ये तो क्या हो सकता है, विटामिन B1 है तो थायामीन हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B3 नियासिन भी हो सकता है, विटामिन B12 भी हो सकता है, मतलब कि क्या हो सकता है, साइनोकोबालामीन भी हो सकता है। तो कैल्सीफेरॉल नहीं बोलते विटामिन बी को, विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थायमीन, जो कि क्या होता है, विटामिन B1। तो क्या है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल गलत, राइबोफ्लेविन गलत बोला गया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्टली मैच वाले को चुनना है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ में हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर के समाप्त होते हैं। अब आप खुद देखिए, आपको समझ आ गया है
कि जो लास्ट में मैंने टेबल्स बताई थी विटामिन्स की, मिनरल्स की और न्यूट्रिएंट्स की, वो कितनी ही ज़्यादा लाभदायक है आप लोगों के लिए, उसको छोड़ के नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो चुटकियों में आपके निकल जाएंगे, तो क्या आप छोड़ के जाओगे उन टेबल्स को? कतई नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए वो सारी टेबल्स लेकर आई थी ताकि आपको एक ही जगह पे सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, उनके फंक्शंस मिल जाए और उनके द्वारा की गई उनकी कमी की वजह से होने वाली बीमारियां भी मिल जाए। उम्मीद करती हूँ वो टेबल्स आपके काफ़ी काम आएंगी। हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।